नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का चैनल पर। मेरा नाम है कौशल कुमार और मैं आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो चलिए आज एक नई अद्भुत शुरुआत करने का वक्त आ गया है। इतिहास, जी हाँ दोस्तों, इस जमाने में सभी को इतिहास रचना है और आज हम एक ऐसा ही विषय लेकर आए हैं जिसका नाम है इतिहास। हिस्ट्री की स्टार्टिंग करने जा रहे हैं हम अपने यूट्यूब चैनल पर, तो आप जल्दी से चैनल से जुड़ जाइए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर लीजिए और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूले। तो चलिए बिल्कुल देरी नहीं करेंगे और डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं आपका क्या, हिस्ट्री। जी हाँ दोस्तों, ये हिस्ट्री का हमारा वीडियो का पार्ट फर्स्ट है। हाँ दोस्तों, ये पहला पार्ट है और इसमें हम आपको थोड़ा हिस्ट्री का इंट्रोडक्शन देते हैं कि आखिर इतिहास होता क्या है। तो दोस्तों, इतिहास आपने कभी कभी सुना होगा कि बहुत पुरानी पुरानी बातों को करने लग जाते हैं लोग। दादा के बारे में बताने लगते हैं, दादी के बारे में बताने लग जाते हैं, या हम हमारी स्वतंत्रता संग्राम के बारे में बताते हैं, हमने कैसे आज़ादी प्राप्त करी, हमारा संविधान कैसे बना। हम बहुत सारी रोचक घटनाएं सुनाते हैं और सुनते भी हैं। कभी कभी आपने देखा होगा आपके माता पिता भी आपको काफ़ी सारी स्टोरी बताते होंगे बचपन की कि उन्होंने अपने बचपन में क्या क्या किया है। तो आखिर हम इतिहास को क्या समझें कि इतिहास होता क्या है। हमने सब लोगों के मुंह से यही सुना है कि इतिहास का मतलब क्या है, पुरानी बातों को जानना। क्या केवल पुरानी बातों को जानना ही इतिहास होता है? तो आज आप लोगों को हम बताने वाले हैं इतिहास का सही मीनिंग। इतिहास का सही मीनिंग है कि बीते हुए जो कल है उनकी घटनाओं को जब हम पढ़ते हैं, अध्ययन करते हैं तो उसको इतिहास कहते हैं। लेकिन वो एक ऐसा अध्ययन होता है जो क्रमबद्ध तरीके से किया जाता है, यानी कि एक क्रमबद्ध तरीके से किया हुआ बीती घटनाओं का अध्ययन ही इतिहास कहलाता है। तो आखिर इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? इतिहास का पिता कहा जाता है हेरोडोटस को। जी हाँ दोस्तों, इतिहास का पिता या जनक कहा जाता है हेरोडोटस को। क्यों कहा जाता है हेरोडोटस को? क्योंकि जो हेरोडोटस नाम के व्यक्ति थे ये पहले इतिहासकार थे। ऐसा नहीं है इनसे पहले इतिहासकार नहीं हुए हैं, इनसे पहले भी काफ़ी लोग इतिहास के बारे में सूचनाएं देते थे, जानकारियां देते थे, लेकिन ये पहले व्यक्ति थे जिन्होंने इतिहास या बीती हुई घटनाओं को एक कालक्रम के रूप में लिखना प्रारंभ किया, व्यवस्थित तरीके से, क्रमबद्ध तरीके से लिखा। इसीलिए इनको इतिहास के पिता कहा जाता है। आखिर इतिहास का अर्थ क्या होता है? तो इतिहास दो शब्दों से मिलकर बना है, इति प्लस हास। तो इति का अर्थ होता है बीता हुआ, जबकि हास का मतलब होता है घटना। तो इतिहास का मतलब हो गया बीती हुई घटना। क्या कहलाती है? इतिहास कहलाती है। तो चलिए और अद्भुत जानकारी देखते हैं। मैंने बताया था आप लोगों को क्रमबद्ध या व्यवस्थित तरीके से जब हम बीती हुई घटनाओं का अध्ययन करते हैं वही हमारा इतिहास कहलाता है। इसके साथ साथ कुछ जब हम पढ़ते हैं इतिहास को तो हमें देखते हैं कि इतिहास पढ़ते समय हमको किन बातों को ध्यान रखना है। तो सबसे पहले तो जब हम किसी भी चीज़ का इतिहास पढ़ते हैं ना, तो सबसे पहले हमको पता लगाना होता है उनकी जानकारी के स्रोत, कि आखिर जो इतिहास हम पढ़ रहे हैं वो इतिहास की घटनाओं के क्या स्रोत हैं, वो इतिहास हमारे पास पहुंचा कैसे। तो इतिहास की जानकारी के या इतिहास को पता लगाने के दो स्रोत हैं जिनके आधार पर हम इतिहास का अध्ययन करते हैं। एक तो है हमारे साहित्यिक स्रोत। जी हाँ दोस्तों, साहित्यिक स्रोत क्या होता है? ऐसे स्रोत जो लिखी हुई अवस्था में, जी हाँ, जो लिखे हुए अवस्था में हमको मिले हैं उन्हें हम साहित्यिक स्रोत कहते हैं। दूसरा है हमारा पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत क्या होता है? ये लिखी हुई अवस्था में भी मिले हैं लेकिन साथ साथ ये क्या हैं? अवशेष हैं। किसके अवशेष हैं? तो काफ़ी सारी चीज़ों के, हड्डियों के भी अवशेष मिले हैं, भवन के भी अवशेष मिले हैं, औजारों के अवशेष मिले हैं, चित्रकला के अवशेष मिले हैं, भवन के, सड़क के, बहुत सारी चीज़ों के अवशेष मिले हैं। और इनसे हम धीरे धीरे क्या करते हैं? बहुत सारी जानकारियाँ जुटाते हैं और हमारे इतिहास का अध्ययन करते हैं। तो आखिर सबसे पहले बात करते हैं कि जो साहित्यिक स्रोत होते हैं इतिहास की जानकारी के, साहित्यिक स्रोत मतलब लिखी हुई अवस्था में जो मिले हैं, वे स्रोत दो प्रकार के होते हैं। पहला धार्मिक स्रोत होता है, दूसरा धर्मनिरपेक्ष होता है। तो ये धार्मिक स्रोत क्या है? जो धर्म ग्रंथों से संबंधित हैं उनको कहते हैं हमारा धार्मिक स्रोत। जैसे कि ब्राह्मण साहित्य, बौद्ध साहित्य, जैन साहित्य। जैसे कि ब्राह्मण साहित्य में आप महाभारत, रामायण पढ़ते हैं, वेद पढ़ते हैं, पुराण पढ़ते हैं, उपनिषद पढ़ते हैं। वैसे ही आपका हमारा किसके अंदर? बौद्ध धर्म के अंदर आप काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ते हैं, है ना। ऐसे ही आपको जैन धर्म के अंदर काफ़ी सारी जानकारियाँ मिलती हैं। तो ये हमारे धार्मिक स्रोत होते हैं।
दूसरा बात करते हैं धर्मनिरपेक्ष की। तो धर्मनिरपेक्ष मतलब देखो, इसमें धर्म को आधार बनाकर हमने देखा है कि जो हमारे धार्मिक ग्रंथों में लिखा है उससे हमको इतिहास का पता चले कि उस समय किस प्रकार के मतलब के नियम थे, किस प्रकार का समाज था, वो सारी बातें। लेकिन जब हम धर्मनिरपेक्ष के बारे में बात करते हैं तो इसमें कुछ लेखकों के द्वारा हमारा क्या है, पुस्तकें लिखी गई हैं। जैसे कि हमारा मुद्रा राक्षस लिखा गया किसके द्वारा, विशाख दत्त के द्वारा। ऐसे ही हमारा बाण भट्ट ने क्या लिखा है, हरिश्चरित्र लिखा है। ऐसे ही हमारा जो कौन है, अर्थशास्त्र, जी हाँ, अर्थशास्त्र के लेखक कौन है, हमारे चाणक्य। तो चाणक्य ने एक पुस्तक लिखी अर्थशास्त्र। तो ये सारे के सारे जो हमारे धर्म से फ्री होकर किताबें लिखी गई हैं उनको कहते हैं हमारा क्या, धर्मनिरपेक्ष स्रोत। इनमें दूसरी बात आती है यात्रियों की। जी हाँ, जो हमारे विदेशी यात्री थे, जैसे विदेशी यात्री में आपको मुख्य रूप से जैसे कि फाहियान पढ़ना है। क्या पढ़ना है, फाहियान। एक और होता एक है हमारा वेन सांग। हालांकि वैसे तो कई सारे हैं लेकिन ये दो इंपॉर्टेंट हैं यात्री, इन्होंने अपने विवरण दिया है। जैसे मैग्नेस्थनीज, वो भी एक यात्री ही थे जो हमारे उसके अशोक के दरबार में आके उन्होंने लेखन कलाएं लिखी हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार से यात्रियों ने भी मतलब कुछ बातें हमारे भारत के बारे में लिखी और फिर हमने उनको मतलब देखा, पढ़ा, तो हमने समझा कि हमारे भारत का उस समय पर कैसा मतलब समाज रहा होगा, क्या कलाएं थी उस समय पर, है ना, किस प्रकार की संस्कृतियां थी। दूसरी बात करेंगे हमारा पुरातात्विक स्रोत। तो पुरातात्विक स्रोत में जैसे मूर्तियां मिली हैं, कई सारी नर्तकी की मूर्ति मिली है, मातृ देवी की मूर्ति मिली है। तो उनसे पता चलता है कि उस समय पर कैसे पूजा पाठ का भी हमारा प्रचलन था, जो वर्तमान समय में आप देखने को मिलता है। साथ ही सिक्के, कई प्रकार के सिक्के, सोने के, चांदी के, आहत के सिक्के ये मिले हैं। तो उनसे हमको पता चलता है कि इस समय में हमारे समाज के लोग इन सारी धातुओं से ही परिचित थे और मुद्रा का भी विकास हो चुका था। ऐसे ही बहुत सारे अभिलेख मिले हमारे अशोक के टाइम में। अब अभिलेखों का बहुत मतलब अच्छे से विकास हुआ है। दूसरी बात अगर हम करें स्मारक भवन, जी हाँ, इमारतें भी तो मिली हैं। आज आप दिल्ली के अंदर देखिए कितनी सारी इमारतें हैं, आप यूपी के अंदर देखिए, हमारे पूरे भारत में बहुत सारी इमारतें हैं जिनसे कई सारी जानकारी के स्रोत मिलते हैं। मृदभांड क्या होता है, मृद मतलब होता है मिट्टी और भांड मतलब बर्तन। तो मिट्टी के बर्तन भी मिले हैं। उन मिट्टी के बर्तनों पर कुछ नक्काशी की गई है, यानी कि एक चित्रकारी की गई है जिसको मतलब देखा गया है। हमने समझने का प्रयास किया कि उस समय के लोग कैसी मतलब रीति रिवाज को फॉलो करते थे, किस प्रकार के बर्तन हुआ करते थे, ये सारी की सारी बातें। तो मैं एक बार फिर बता रहा हूं आपको कि जब हम इतिहास पढ़ते हैं तो इतिहास की जानकारी के दो स्रोत, पहला रहता है साहित्यिक स्रोत, दूसरा पुरातात्विक स्रोत। और साहित्यिक स्रोत में भी धार्मिक और धर्मनिरपेक्ष। ऐसे आपका पुरातात्विक स्रोत में ये सारी की चीजें आ जाती है हमारी, जैसे मूर्तियां, सिक्के, अभिलेख, स्मारक भवन और मृदभांड, ठीक है ना। ऐसी अगर हम बात करें आखिर कि जब हम इतिहास में पढ़ रहे हैं तो हमको किन चीजों पर ध्यान देना है, तो सबसे पहले तो आप देख लीजिएगा, साहित्यिक स्रोतों की बात कर रहा हूं मैं। साहित्यिक स्रोतों पर इतना ज्यादा विश्वास करना नहीं चाहिए। इसके पीछे का रीजन क्या है, लॉजिक क्या है? लॉजिक ये है कि यहां पर हमने देखा है कि धार्मिक पूर्वाग्रह से पीड़ित हैं ये पूरे के पूरे स्रोत। क्यों? क्योंकि धार्मिक जो हमारे साहित्य हैं उनमें पूर्वाग्रह होता है कि एक चीज को पहले से ही मान्यता मान ली जाती है और उसको फिर मतलब आगे तक फॉलो किया जाता है। इसमें हम कभी कभी क्या देखते हैं, पाखंड भी देखने को मिल जाता है, अंधविश्वास भी देखने को मिल जाता है और जाति पाति का भेदभाव भी हमको देखने को मिलता है इन ग्रंथों के अंदर। तो हमको पता चलता है कि जैसे कि हमारे उस समय पर क्या था, प्राचीन समय में ब्राह्मण समाज था। तो ब्राह्मण समाज में हमें केवल एक समाज का एक ही पक्ष जानने को मिलता है, जबकि जो दलित समुदाय रहा होगा उसके साथ भेदभाव हुआ, वो उजागर नहीं हो पाया है। क्योंकि जो ब्राह्मण, अगर ब्राह्मण हमारे साहित्य हैं तो ब्राह्मण साहित्य तो ब्राह्मणों से प्रेरित होंगे ना, इसलिए कहीं ना कहीं समाज का एक ही हिस्से की जानकारी मिल रही है, दूसरे हिस्से की जानकारी नहीं मिल रही है। तो कहने का मतलब केवल इतना है कि जो इतिहास है वो अधूरा सच हमको दिखाई पड़ता है। इसीलिए ये कहते हैं कि ये साहित्यिक स्रोतों की कुछ सीमाएं हैं। जैसे अतिशयोक्ति, कुछ चीजों को बहुत बड़ा चढ़ाकर बातें की गई हैं, तो इसीलिए भी हमारा इनको क्या है, थोड़ा कम अच्छा मानते हैं या फिर अधूरा सच माना जाता है। इनमें तिथियों का अभाव है, डेट्स नहीं दे रखी है कोई, मतलब किस काल में कौन सी चीजें हुई हैं तो प्रॉपर्ली लिखा हुआ नहीं है, इनका अभाव है इसमें।
और कुछ जैसे कि मान लीजिए पुरानी चीज़ें लिखी हुई थी, उनको जैसे ही ट्रांसलेट किया गया है दूसरे लेखकों के द्वारा, तो जो बाद में लेखक आए हैं उन्होंने पुराने वाले लेखकों को क्या करा, उनकी लिखी हुई चीज़ों को कन्वर्ट किया। तो जब कन्वर्ट किया तो क्या करा, इनको कुछ चीज़ समझ में नहीं आई। जब समझ में नहीं आई तो इन्होंने अपने मन से या तो उन चीज़ों को हटा दिया या को उसका अर्थ थोड़ा सा अलग समझ के लिख दिया, ऐड ऑन कर दिया। तो जो हमारे साहित्यिक स्रोत हैं उनमें ये देखने को मिलता है कि जितने भी हमारे साहित्यिक स्रोत रहेंगे उसमें कभी कभी जब बाद के लेखक पुराने वाले लेखकों की कलाओं को लिख रहे हैं या उनकी कृतियों को लिख रहे हैं दोबारा से या ट्रांसलेट कर रहे हैं, तो उनमें बहुत सारी चीज़ों को घटा या बढ़ा दिया जाता है, यानी कि या तो काट दिया जाता है या फिर आपका उसको जोड़ दिया जाता है, कुछ नई चीज ऐड कर दी जाती है। तो इस प्रकार से हमारे साहित्यिक स्रोतों की हमारी कुछ सीमाएं हैं, जबकि पुरातात्विक जो स्रोत हैं ये इनसे अच्छे माने जाते हैं। क्यों? क्योंकि कार्बन डेटा प्रोसेसिंग होता है जिसके द्वारा हम काफ़ी सारे सिक्कों का या जो जिनकी मृत्यु हुई है उनकी कब्रों का या हमारे धातु हैं उसका हम पता लगा लेते हैं कि ये किस एज में बनी रही होगी। तो और दूसरा क्या, ये अतिशयोक्तिपूर्ण नहीं होते हैं, तो और इनमें हमारा क्या है, इनमें हमारा तिथि का भी हम अंदाजा लगा लेते हैं। दूसरा, इसमें ना तो आप ज़्यादा चीज़ों को काट सकते हो और ना ही कुछ चीज़ों को ऐड कर सकते हो, इसलिए पुरातात्विक स्रोत जो हैं वो हमारे अच्छे माने जाते हैं। इसीलिए ये जो साहित्यिक सीमाएं हैं इनको दूर करता है कौन, हमारा पुरातात्विक स्रोत। तो इस प्रकार से इतिहास के बारे में हम दो चीज़ों को लेके, यानी कि एक तो साहित्यिक स्रोतों को लेके और दूसरा हमारा पुरातात्विक चीज़ों को लेके इतिहास के बारे में जानकारी कलेक्ट करते हैं। आज के लिए इतना ही है। वीडियो अगर अच्छी लगी तो जल्दी इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए ताकि हम नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी आपके लिए लेके आए। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।